हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम मुद्रा पर। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। वो साइंस मोस्टली एयरफोर्स, नेवी तथा एनडी के लिए तीनों के लिए इम्पोर्टेंस है। मैं जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा दोस्तों, वो एयरफोर्स में 25 नंबर की आती है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी मेरा मोस्ट जो फोकस है वो एयरफोर्स और नेवी पर भी है। और दोस्तों जो एनडी की फिजिक्स होती है वो नेवी की फिजिक्स से सिंपल होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। एंड ये मैथ और इंग्लिश है उस टफ मानी जाती है, और उस पर ही अलावा जो एग्जाम, जो रिटर्न एग्जाम होता है, इन दोनों सब्जेक्ट पर ही बेस होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। ये हमारा चैप्टर चला दोस्तों हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। उसमें दोस्तों हमने एक पार्ट कर चुके हैं, मतलब कि प्रीवियसली कर चुके हैं। आज का नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, तो देखिए ऊष्मीय प्रसार। ये क्या है भाई? ऊष्मीय प्रसार है तो है क्या लफड़ा? क्या लफड़ा है ऊष्मीय प्रसार? इसके बारे में सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों गर्म होकर किसी भी पदार्थ के फैलने की घटना को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब कई बार लोग इसमें गर्म होकर किससे घुटते हैं, चीजें फैलती हैं। तो आपको इसके लिए दोस्तों साफ साफ तो मान लीजिए गर्मी पड़ रही है, मतलब कि ट्रेन में बैठे हुए हैं आपके घर कोई बगल में बैठे हैं, इधर कोई बगल में बैठे हुए व्यक्ति, और गर्मी पड़ रही है, तो आप कहेंगे थोड़ा सा होता है भाई, थोड़ा दूर हो जा, तू दूर हो जा। ठीक है, तो जिससे कभी आपने जिंदगी में बहन नहीं कहा होगा ना, एक तरह हमसे कहते हैं बहन थोड़ी दूर हो जा। ठीक है, मतलब क्या कि वो ऐसे ही गर्मी आपको लग रही थी उस समय आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, भाई गर्मी लग रही है तो कैसे करके पंखा पंखा या दूर हो जा। तो क्या दूर दूर मतलब प्रसार हो रहा है। ठीक है, और वहीं पर अगर ठंड का पड़ रही हो तो ठंडी चीज छोड़ जाती है, मतलब अगर अच्छा होता है भाई एक जगह हो गई तो दूसरी जगह डाल देगा, मतलब प्रसार भी कम होता है यार। ठीक है, जहाँ फैल कर बैठे थे वहाँ आप सिकुड़ के बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, ये होता है ऊष्मीय प्रसार, मतलब गर्म होकर किसी वस्तु के फैलने की घटना को उस वस्तु का ऊष्मीय प्रसार कहते हैं दोस्तों। ये दोस्तों तीन प्रकार का होता है, उसे देखिए रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। अल्फा क्षेत्रीय प्रसार, बीटा और आयतन प्रसार। ठीक है, ये तीन प्रकार प्रसार होता है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों के मध्य में होता है अल्फा, बीटा, गामा। 1:2:3। अब 1:2:3 को सबसे सिंपल वैसे में समझ रहा हूँ। रेखीय प्रसार, आपने कोई रेखा खींच दी, अब बताइए ये कितनी साइड इसके? एक ही साइड है। ठीक है, और क्षेत्र क्या है? क्षेत्र किसी चतुर्भुज का हो सकता है। ठीक है, किसी वर्ग का होगा तो उसके भी दो पल्लों की एक पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रेखा का ऐसा नहीं एक रेखा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से नीचे 400 से बराबर होती है रेखा। ठीक है, तो क्षेत्र मतलब दो साइड होती है क्षेत्र में, मतलब उसका, और जो वृत्त होता है उसकी दो साइड होंगी। ठीक है, अगर क्या है आयतन, आयतन क्या है कि आयतन 3 डायमेंशंस में आता है, तीनों साइड होती है इसकी, तीन साइड बन जाती है। और आयतन का जो आप कह सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज रेखीय प्रसार, मतलब रेखा, रेखा को किससे नापते हैं? मीटर से। तो मीटर। आयतन क्षेत्रीय प्रसार मतलब कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की मात्रा क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर, मीटर स्क्वायर। आयतन का मात्रा क्या है? मीटर क्यूब। तो एक यहाँ को यहाँ पे मान सकते हैं 1 2 3, 1:2:3। इससे आप ये आराम से आपको समझ आ सकता है। ठीक है, ये तो वैसे सिंपल है, आप करंट अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी है तो है क्या? क्या लापड़ा है ऊष्मागतिकी? इसके बारे में देखिए डिस्कस करते हैं। ऊष्मागतिकी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसे मतलब एक ऐसी चीज में विवेचन करना है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर हो, तापमान का एक स्थान दूसरे स्थान में ट्रांसफर हो इस टाइप से। तो उस टाइप के एग्जाम का दोस्तों ऊष्मागतिकी कहते हैं। दोस्तों ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहलाता है वो आइए वो देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम,
इस नियम का दोस्तों किसी वस्तु को जब ऊष्मा दी जाती है तो वो दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य व निकाय की आंतरिक ऊर्जा के योग में वृद्धि के योग के बराबर होती है। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा उस वस्तु के द्वारा उस निकाय के द्वारा किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय के द्वारा किए गए बाह्य कार्य तथा उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा के योग की वृद्धि के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो आइए निकाय को दी गई ऊष्मा दोस्तों इस पर जो न्यूमेरिकल है मतलब कि जो फॉर्मूला है उस पर सबसे पहले पता कहाँ है, प्लस माइनस के लफड़े में, वो भी मैं आपको क्लियर करा दूंगा आज। प्लस माइनस के लफड़ा खत्म हो जाएगा। दी गई ऊष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य बाह्य कार्य तथा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये है ऊष्मागति का प्रथम नियम। अब दोस्तों कोई क्वेश्चन आता है, मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, उस क्वेश्चन को देखिए। वो क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी ऊष्मागति की निकाय को 100 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। कितनी? 100 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। 100 कैलोरी ऊष्मा उसको हमने दे दी। ठीक है, अब क्या है 100 कैलोरी ऊष्मा देने के बाद उस पर 100 जूल का कार्य किया जाता है। 100 जूल का कार्य किया जाता है। तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, इसके बारे में दोस्तों बताना है। सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी चीज आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट समझिए, कुछ समझिए। यहाँ पर देखिए निकाय द्वारा कार्य हो रहा है और यहाँ पर क्या है, 100 जूल का कार्य किया जाता था, निकाय के ऊपर कार्य किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर W का साइन हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, अर्थात W बराबर माइनस 100 जूल और 100 कैलोरी ऊष्मा उसमें दी गई है, तो 100 कैलोरी ऊष्मा, तो Q बराबर 100 कैलोरी। लेकिन सूत्र में कैलोरी डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर जूल है, इसीलिए इसको जूल में बदल देंगे और 4.2 का गुणा कर देंगे इंटू 100 बराबर 420 जूल। अब फॉर्मूला Q बराबर W प्लस U, तो यहाँ से U बराबर क्या निकल जाएगा, Q प्लस W, Q माइनस W बराबर Q कितना 420 माइनस का 100 जूल। ठीक है, यहाँ से मिल जाता 520 जूल उसकी आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप से आपको क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगला जो आता है वो आता है दोस्तों ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण दोस्तों सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ये कोई क्लास है, इसमें 5 लोग बैठे हैं। ये राम मान लीजिए, मोहन है, ये श्याम है, ये सीता है और ये यहाँ पे राधा बैठी हुई है। ठीक है, ये सीता है, श्याम, मोहन और ये राम है। यहाँ पे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, कौन?
गुरुजी पढ़ा रहे हैं। गुरुजी ने क्या बोला कि राम मुझे सॉरी गुरुजी ने क्या दिया, राम वैसे होता नहीं कहने मतलब यहाँ गुरुजी को नहीं, यहाँ कोई और मान लीजिए कि गुरुजी का साइंस का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइंस में देखना पड़ता है। साइंस के अलावा अगर आप किसी टीचर की या किसी व्यक्ति की पेरेंट्स की आलोचना करते हैं तो ये अच्छा नहीं है। मतलब कि आलोचना करना ठीक है लेकिन उनका निरादर करना सही नहीं पड़ता। यहाँ पर मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, कह सकते हैं आप यहाँ पे हनुमान है, हनुमान, ये 5-6 लड़के आपस में खेल रहे हैं, मतलब बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, इसके पास एक क्या है, बॉल है, क्या बॉल है दोस्तों। अब ये बॉल को राम तक पहुंचाना चाहता है तो उसके पास कुल 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, ये राधा को देते, राधा सीता को देते, सीता श्याम को देते, श्याम मोहन को देते, मोहन राम को देते। इसमें कोई भी अपने स्थान से नहीं हिलेगा, पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका क्या, ये खुद जाकर क्या चलकर देकर आए, ये खुद चलकर राम को देकर आए। तीसरा तरीका क्या कि बॉल ही डायरेक्टली यहाँ से फेंके और राम के पास आके, ठीक है। तो इसी प्रकार से ऊष्मा के संचरण के भी 3 तरीके होते हैं। पहला, जो जहां पर कोई भी चीज अपने स्थान से नहीं हटती और सबका यूज होता है उसे कहते हैं क्या, चालन। जिसमें खुद चल के जाना पड़ता है उसे कहते हैं संवहन, और जिसमें डायरेक्टली माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं विकिरण। ठीक है दोस्तों, ये है 3 तरीके। तो अब आइए मैं आपको वैसे बताता हूँ, चालन और विकिरण और संवहन तीनों की परिभाषा के बारे में बता देता हूँ। तो चालन क्या है, ऊष्मा के संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा पदार्थ के एक कण से दूसरे कण जाती है लेकिन कोई भी कण अपने स्थान से हिलता डुलता नहीं है, चेंज नहीं होता, उसे चालन कहा जाता है। दूसरा, संवहन। संवहन क्या होता है वो देखिए, जिसमें पदार्थ कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं और ऊष्मा का संचरण करते हैं। हनुमान राम के पास गया, ऊष्मा लेके गया, वो बॉल रूपी ऊष्मा लेके गया राम के पास, तो ये क्या संचरण करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया है, दूसरे कहते हैं संवहन कहते हैं। और तीसरा विकिरण है, जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ना किसी के पास चलने की जरूरत है, ना किसी बीच में किसी व्यक्ति की जरूरत है, ठीक है। तो वो देखिए उसमें जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती उसे विकिरण कहा जाता है। अब आइए अगले पॉइंट पे, आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका क्या होता है भाई, ठीक है। ये तो कुछ जाना पहचाना का नाम लग रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ आदर्श कृष्णिका क्या होता है। वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले पूर्ण प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है, ठीक है। अब किरचॉफ का एक नियम था भाई, किरचॉफ कौन थे, वैज्ञानिक था, जाना माना, ठीक है। तो किरचॉफ ने क्या कहा कि जो वस्तु पूर्णतः अवशोषण करने वाली होगी वो पूर्णतः उत्सर्जन भी करेगी, अर्थात पूर्णतः अवशोषक होगी तो पूर्णतः उत्सर्जक भी होगी। अर्थात क्या कि यह आवश्यक नहीं है, इससे आज तक हम यही पढ़ते हैं कि आदर्श कृष्णिका क्या होता है। आदर्श कृष्णिका दुनिया में कोई चीज आवश्यक नहीं है, एक गोला होता है इसमें दूसरे पर मतलब एक्स्ट्रा से होता है, काला काला होता है, इसमें से एक छोटा सा छेद होता है, उसमें से प्रकाश जाता है, इसमें रह जाता है 99.95 से 99.99% तक इसमें खुला रहता है, इसी को आदर्श कृष्णिका कहते हैं। आज तक हमने यही पढ़ा है, लेकिन आज से इसकी ये चेंज कर लो दोस्तों। जो क्वेश्चन बचता है उसी तरह से बचता है, क्या आदर्श कृष्णिका काले के अलावा किसी और रंग की हो सकती है,
बिल्कुल हो सकती है भाई। सूर्य इसका उदाहरण है। सूर्य भी एक आदर्श का होता है, क्योंकि सूर्य भी एक आदर्श उत्सर्जक है, इसीलिए वो आदर्श अवशोषक भी होता है। आदर्श अवशोषक को ही आदर्श कृष्णिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जरूरी नहीं कि कृष्णिका पूर्णतः काली हो। सूर्य को कृष्णिका मान सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य सभी तरंग लहरों के विकिरणों को उत्सर्जित करता है। लेकिन ये कैसे दिखाई देता है दोस्तों? यह श्वेत रंग का दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है, क्योंकि सभी रंग मिलकर आपस में कैसा रंग बनाते हैं? श्वेत रंग बनाते हैं। ठीक है, अगर आता है न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन ने क्या कहा? किसी वस्तु के शीतलन की दर या ऊष्मा हानि की दर इसके वातावरण के तापमान के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। शीतलन की दर तापांतर, ये किसने कह दिया भाई? न्यूटन साहब ने कह दिया। न्यूटन कौन? सबसे जाने माने फिजिक्स के वैज्ञानिकों में से एक है न्यूटन का नाम। आइंस्टाइन के बाद न्यूटन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया थी फिजिक्स में दोस्तों। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। न्यूटन, टेस्ला और आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस, ये सबसे फोरमोस्ट वैज्ञानिकों में से एक है दोस्तों। ठीक है, शीतलन का नियम क्या है? कि शीतलन की दर, किसी पदार्थ की शीतलन की दर या ऊष्मा हानि की दर उसके तापांतर के अनुपात होती है दोस्तों। दोस्तों शायद मुझे ऐसा लग रहा है, फिर मैं एक मिनट उसको करा देता हूँ। अब दोस्तों क्या है कि एक चीज मैं आपको बताता हूँ, किसी फ्रिज का क्या, अगर फ्रिज का गेट खोल दें तो उसका दरवाजे जो कमरे का ताप होता है वो बढ़ जाता है गर्मी के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उसमें होता दोस्तों ऐसा है कि फ्रिज है जो कमरे को उष्मा दी जाती है वो कमरे से ली गई उष्मा से अधिक होती है। ये तो उल्टा हो गया भाई। लेकिन भाई साहब उल्टे को ही सीधा किया जाता है इसमें। फ्रिज जितना ज्यादा आपको उष्मा देगा भाई पीछे से वो उतनी ही गर्मी निकालता है। ऐसा ही एसी है, जितना ज्यादा कमरा ठंडा करता है वो उतनी बाहर के वातावरण को प्रदूषित करता है। ये एसी, फ्रिज वगैरह इसलिए कहते हैं इनका यूज कम से कम किया करो, क्योंकि इनसे हमारा वातावरण खराब होता है एसी या फ्रिज से। ठीक है दोस्तों, यह शीतलन का नियम तापांतर पे आपको बता चुका हूँ। दोस्तों एक चीज जो हम मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए, सॉरी, वो है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। पहला नियम क्या? ऊष्मा को पूर्णतः यांत्रिक ऊर्जा में चेंज नहीं किया जा सकता। ये पहला नियम है। फर्स्ट क्या? चेंज इनटू फुलफिल यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी इट नॉट पॉसिबल दोस्तों। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? यदि किसी शीतल पदार्थ से तप्त पदार्थ की ओर या फिर किसी सिंक से स्रोत की ओर ऊष्मा भेजनी है तो उसके लिए दोस्तों कोई सी बाह्य कार्य की आवश्यकता पड़ेगी। किसी सिंक शीतल पदार्थ से ऊष्मा ट्रांसफर हो रही है स्रोत की ओर, बाह्य पदार्थ मतलब इसके अपेक्षा वितरण पदार्थ की ओर, तो इसमें
हस्तक्षेप होगा किसका दोस्तों, वह कार्य की आवश्यकता पड़ेगी, वह कार्य की। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे वीडियो में, दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।